Hello friends, welcome to ACE UPSC. So this is a lecture video series in which we will be discussing Indian polity and constitution by Lucent. ठीक है, तो हम इसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं, लूसेंट के पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर को, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, सिर्फ लूसेंट ना रटने के लिए नहीं है, ठीक है, ये कंसेप्ट बिल्ड भी करता है। ठीक है, भले आप कितने भी बुक पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, ठीक है, लेकिन एक तरह का ये एक क्रोनोलॉजी ऑर्डर के लिए आप इसको एक रेफ़र कर सकते हो। और अभी का क्वेश्चन पैटर्न अगर आप देखते हो तो बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है ना जो लूसेंट से भी रहता है। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ यूपीएससी या फिर पीसीएस के लिए अगर प्रिपेयर भी कर रहे हो तो एक बार ज़रूर लूसेंट को मतलब ध्यान रखोगे। ठीक है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट बुक है, इसीलिए उसी को पढ़ने के लिए मैंने ये लेक्चर वीडियो सीरीज़ लाया है, जिसमें हम जितने भी सब्जेक्ट हैं ना, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, सारे के लूसेंट वाले टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। मैंने ज्योग्राफी का डिस्कस कर लिया है, अब मैं दूसरी बार इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, द टर्म पॉलिटिकल साइंस इज intimately related to word politics which itself is derived from Greek word polis। ठीक है, polis से डिराइव किया गया है, जो क्या मतलब है, मीन्स सिटी स्टेट। उसके बाद जनरल फॉर्म में अगर देखा जाए तो ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इन एंशंट ग्रीक में बोला गया है। उसके बाद द सॉफिस्ट, द वॉन्डरिंग टीचर ऑफ विजडम, मतलब एक सॉफिस्ट है जो कौन थे, जो वॉन्डरिंग टीचर ऑफ विजडम थे, पर्टिकुलरली प्रोटागोरस एंड जियोर्जियस इन एथेंस, मतलब एथेंस ये जगह का नाम है, वेयर द फर्स्ट टू एक्सपॉन्ड अ पॉलिटिकल थ्योरी, मतलब सबसे पहले उन्होंने पॉलिटिकल थ्योरी को लाया था। लेटर सॉक्रेट्स के बारे में आप पढ़े हो, सॉक्रेट्स और प्लेटो एंड अरिस्टोटल, ये तीनों एक ज्ञानी व्यक्ति हैं। उन्होंने क्या किया था, कंटिन्यू टू कंडक्ट द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेरियस प्रॉब्लम्स कंसर्निंग द स्टेट एंड द गवर्नमेंट। तो बहुत सारा इन्होंने प्रॉब्लम्स और डे टू डे लाइफ में पॉलिटिकल फेनोमेना का इम्पोर्टेंस को समझा, और उसी के बाद इन्होंने क्या क्या बताया, चलिए देखते हैं। सबसे पहले एरिस्टोटल ने बोला, द वर्ल्ड फेमस ग्रीक फिलोसोफर हाउएवर एक्सेल्ड हिज टीचर प्लेटो, मतलब एरिस्टोटल के टीचर का क्या नाम था, प्लेटो, जो अपने टीचर से भी आगे बढ़ गए थे। एंड हिज टीचर्स टीचर दैट इज सॉक्रेट्स, मतलब सॉक्रेट्स का टीचर प्लेटो का टीचर सॉक्रेट्स थे। ठीक है, और एरिस्टोटल का टीचर प्लेटो थे। तो एरिस्टोटल जो है अपने टीचर और अपने टीचर के टीचर को एक्सेल कर गए थे, मतलब उन लोग से भी आगे बढ़ गए थे। जो क्या कहा था, नाउ एरिस्टोटल इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ साइंस ऑफ पॉलिटिक्स इन वेस्ट, मतलब वेस्ट मतलब वेस्टर्न कल्चर में, मतलब वेस्टर्न देशों में, जैसे अमेरिका, यूएस, यूरोप। ठीक है, उधर क्या कहा गया है एरिस्टोटल को, साइंस ऑफ पॉलिटिक्स इन वेस्ट, फादर ऑफ साइंस ऑफ पॉलिटिक्स। और मनु तो आप ऐसे जानते होंगे ना, मनुस्मृति जिन्होंने लिखा था, मनु इज कॉन्सिडर्ड टू बी द फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर ऑफ इंडिया। उसके बाद हिज फेमस बुक मनुस्मृति इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट बुक ऑफ लॉ इन इंडिया। तो फर्स्ट बुक ऑफ लॉ इन इंडिया कौन सा है हमारा, मनुस्मृति। उसके बाद लेटर ऑन इट्स कौटिल्य, तो कौटिल्य को आप लोग जानते होंगे, जिनका दूसरा नाम चाणक्य भी कहा गया है, हु फॉर्म्ड एंड फॉर्मुलेटेड थिंकिंग एंड गेव इट अ कॉन्क्रीट फॉर्म इन द शेप ऑफ बुक, मतलब कॉन्क्रीट फॉर्म में किन्ने ने दिया था, कौटिल्य ने दिया था, एज इन फॉर्म ऑफ बुक, जिसका क्या नाम था, अर्थशास्त्र, वेल नोन बुक ऑफ इंडियन पॉलिटी। उसके बाद इन हिज फेमस बुक पॉलिटिक्स एरिस्टोटल हैज asserted man is nature and a political animal, and he who by nature and not by mere accident is without state is either about humanity or below it। ये उनके द्वारा कथन है। ठीक है, किनके द्वारा, इन इस फेमस बुक पॉलिटिक्स। क्या एरिस्टोटल ने क्या बोला था, तो मैन जो है इस बाई नेचर, तो इंसान जो है वो नेचर से बना हुआ एक प्राणी है, अ पॉलिटिकल एनिमल है, एंड he who by nature and not by mere accident is without state is either by humanity or below it। ये इन्होंने एक इंसानियत की बात की थी। ठीक है, इसको ध्यान रखोगे, रटना जरूरी नहीं है इसको। ठीक है, फिर रिपब्लिक ऑफ इंडिया, तो देखो हमारा मेन पॉलिटिक्स यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इंडियन पॉलिटी, तो इंडिया अ यूनियन ऑफ स्टेट, एज एन आर्टिकल 1 में भी कहा गया है, इज सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ये हमारे प्रियम्बल में भी दिया हुआ है। ठीक है, द रिपब्लिक इज गवर्न इन टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली नवंबर 26, 1949। ये क्वेश्चन ही पूछा गया था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट हुआ था, तो नवंबर 26, 1949 एंड केम इन टू फोर्स। और फोर्स में कब आया था, 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद देखो फोर्स में कब आया था, नवंबर 26, 1949, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, और जनवरी 26 को ये क्या आ गया था एनफोर्समेंट में, मतलब जस्ट एक साल बाद, दैट इज 1950 को ये
एनफोर्स में आ गया था। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन विच एनविसाज्ड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज फेडरल इन स्ट्रक्चर, मतलब जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं ना वो फेडरल रहता है, मतलब सेंटर और स्टेट्स में डिफिजन्स रहता है विथ यूनिटरी फीचर। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन। तो हेड ऑफ, देखो ये लूसेंट में यही बात है, इसके हर एक लाइन में कुछ ना कुछ बात छिपी रहती है, ठीक है। और वही अगर इससे कोई बुक अगर लिखा जाता है ना, लूसेंट से ही बहुत सारा बुक डिराइव्ड है, तो वो बहुत मोटा हो जाता है जब वो लिखाता है, क्योंकि उसमें फिर डिस्क्रिप्शन भी करना पड़ता है। तो लूसेंट को आप ऐसे कम नहीं आंकोगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बुक है, मतलब मैं अपने रियल लाइफ स्टोरी से बता रहा हूँ, मैंने देखा है कि यस दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट बुक विच यू नीड टू स्टडी। इसलिए मैं इसका वीडियो लेक्चर बना दे रहा हूँ कि सो दैट पीपल्स हु आर नॉट नोइंग अबाउट लूसेंट और नॉट वेल अवेयर ऑफ इट, दे कैन हैव जस्ट अ ग्लैंस ऑन इट, ओके। तो द प्रिंसिपल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है हमारा? प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन। उसको ये कहाँ लिखा गया? तो आर्टिकल 74 क्लॉज 1 में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो आर्टिकल 74 क्लॉज 1 में क्या कहा गया है? एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए जो कि प्राइम मिनिस्टर एज एन हेड होना चाहिए। किसके लिए? टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट को एड और एडवाइस करने के लिए। उसके बाद हु शैल इन एक्सरसाइज हिज फंक्शन एक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइसेस। और जो एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दिया जाएगा प्रेसिडेंट को, मतलब प्राइम मिनिस्टर को द्वारा जो एडवाइस प्रेसिडेंट को दिया जाएगा वो उसी एड एंड एडवाइस में काम करेंगे। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया है? हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे पढ़ते हैं तो देखो द रियल एग्जीक्यूटिव पावर दस वेस्ट इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विथ प्राइम मिनिस्टर एज इट्स हेड। तो रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल। तो किसके लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो हाउस ऑफ पीपल के लिए, दैट इज लोकसभा। आपको ध्यान रखना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहाँ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? लोकसभा के लिए। सिमिलरली इन द स्टेट्स द गवर्नर इज हेडेड बाई हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। और गवर्नर कहाँ के हेड है? स्टेट्स में हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव है। बट इट इज़ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर एज इट्स हेड इन होम द रियल एग्जीक्यूटिव पावर वेस्ट, ठीक है। और वहीं पे सेम सेंटर की तरह यहाँ पे चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में रियल एग्जीक्यूटिव पावर वेस्ट करता है। उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। और द कॉन्स्टिट्यूशन distributes legislative power between the parliament and state legislature and provides for vesting of residual power in the parliament. The power to amend the constitution also vests on parliament. तो पावर कहाँ है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए? तो पार्लियामेंट में है, ठीक है। अब ध्यान रखोगे कहाँ पे वेस्ट करता है? तो ये पार्लियामेंट में वेस्ट करता है। उसके बाद देखो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोविजन फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो जुडिशरी जो है वो हमारा इंडिपेंडेंस है। और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल दैट इज क्या? ये कौन सा आर्टिकल में है? ध्यान दोगे आप, मैंने एक आर्टिकल का भी वीडियो बनाया है एक्सक्लूसिव फॉर आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला, तो आप प्लीज़ उसको एक बार भी देखोगे, सी दैट इट मे फेच यू सम fruitful in some fruitful manner, ओके। तो ऑडिटर जनरल, पब्लिक सर्विस कमीशन एंड चीफ इलेक्शन कमीशन। अब चलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में देखते हैं। सबसे पहले पर्टिकुलर में देखा जाए तो कंट्री नेम और डिस्क्रिप्शन इसका रिपब्लिक ऑफ इंडिया और भारत जनराज्य। उसके बाद गवर्नमेंट टाइप ये क्या है? तो सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक। याद रखना आपको ये इसी ऑर्डर में होना चाहिए जो लिखा है। ऐसा नहीं कि पहले आप सोवरेन लिख दिए फिर उसके बाद सेक्युलर लिख दिए, नहीं, वो नहीं हो सकता है। प्रीएम्बल में जिस तरह दिया है वैसे ही होना चाहिए। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक विथ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। उसका कैपिटल इसका न्यू दिल्ली। एडमिनिस्ट्रेटिव कब? 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। अभी पर्टिकुलरली ऑन 2024 में कितना है बता सकते हो आप? उसके बाद डिविजन्स इसका देखा जाए तो 28 एंड 9, ठीक है, अभी प्रेजेंटली यही है। फिर इंडिपेंडेंस इसका 15 अगस्त 1947। और कॉन्स्टिट्यूशन को कब लिया गया था और इसका अडॉप्टेशन कब हुआ है? अडॉप्ट कब किया गया था आप एक बार बताओ मेरे को, ठीक है। मैंने लिख दिया है यहाँ पे, आप एक बार ध्यान में भी रखोगे। उसके बाद इंडिपेंडेंस इसका 15 अगस्त 1947 फ्रॉम द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। और कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स 26 जनवरी 1950। और लीगल सिस्टम इसका देखा जाए तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द फाउंडेशन सोर्स ऑफ लीगल सिस्टम इन द कंट्री। और एग्जीक्यूटिव ब्रांच इसका द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ स्टेट वाइल प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड रन्स ऑफिस विद द सपोर्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हु फॉर्म द कैबिनेट मिनिस्ट्री। उसके बाद लेजिस्लेटिव ब्रांच देखा जाए तो द इंडियन लेजिस्लेचर कंप्राइजेस ऑफ लोकसभा दैट इज हाउस ऑफ पीपल, राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स फॉर्मिंग बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। उस पर जुडिशियल ब्रांच देखा जाए तो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया इज अपेक्स बॉडी ऑफ द इंडियन लीगल सिस्टम्स
फॉलोड बाई अदर हाई कोर्ट्स एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। उसके बाद फ्लैग डिस्क्रिप्शन, तो फ्लैग का डिस्क्रिप्शन आपको ध्यान रखना है। द नेशनल फ्लैग इज हॉरिजॉन्टल ट्राई कलर, यहाँ पे अगर रेशियो नहीं दिया होगा तो आप रेशियो भी ध्यान रखोगे। तो द नेशनल फ्लैग इज हॉरिजॉन्टल ट्राई कलर ऑफ डीप सैफरन केसरिया at the top, white at the middle and dark green at the bottom is equal proportion. At the center of the white band is navy blue wheel which is representation of Ashok Chakra at Sarnath. Okay, ये रहा description of flag का। ठीक है, अब देखो अगर मैं flag का width, अगर आपको height and width बता दूं तो वो किस तरह रहेगा। देखो वो रेशियो बटा होता है 2:3, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखोगे। भारत राष्ट्र ध्वज तिरंगा चौड़ाई और लंबाई अगर देखा जाए तो 2:3 होता है, ध्यान रखोगे। उसके बाद नेशनल डेज अगर देखा जाए तो 26 जनवरी रिपब्लिक डे, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, महात्मा गांधी बर्थडे था उस दिन। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है, indian.government.in से। अब चलिए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखते हैं क्या लिखा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द फाउंडेशनल लॉ ऑफ अ कंट्री विच ordain the fundamental principle on which the government or the governance of that country is based. It lays down the framework and principal function of various organs of the government as well as the modalities of interactions between the government and the citizen. With the exceptions of United Kingdom, almost all democratic countries possesses a written constitution. मतलब आपको ध्यान देना है, सारे डेमोक्रेटिक कंट्री सिर्फ यूनाइटेड किंगडम को छोड़ के सबके पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट है। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह आपको पता है, रिटन है या अनरिटन, आप ध्यान बताओ मेरे को अगर याद है तो आपको। उसके बाद इंडिया ऑल्सो पोसेसेस an elaborate written constitution which was enacted by constituent assembly specially set up for that purpose. ठीक है, उसके बाद our constitution, our present constitution, the first constitution of India framed and given to themselves by पीपल ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949 को, और ये कब आया था एज इन इफेक्ट में 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन एज ओरिजिनली अडॉप्टेड हैड 22 पार्ट्स। ठीक है, अभी कितना है प्रेजेंट आपको याद है, देखो जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था तो 22 पार्ट थे और 395 आर्टिकल्स थे, जिसका मैंने क्लियरली वीडियो बनाया है। आप प्लीज़ उसको एक बजा के देखोगे, आपको बहुत ध्यान रहेगा। और शेड्यूल कितने थे उस टाइम, अभी कितने हैं अभी आप ध्यान रखोगे। और पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो 8 शेड्यूल थे। प्रेजेंटली द टेक्स्ट इज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो कैसे ये इवॉल्व कैसे हुआ है। ठीक है, अभी तक मतलब कैसे, जैसे हम लोग बोलते हैं ना ये लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन है, लिविंग बॉडी है, चलिए देखते हैं उसको कैसे इवॉल्व किया गया है। ऑल्दो the system of ancient India do not have the reflection of the Constitution of India, the direct source of constitution lie in the administrative and legislative development of the British period. उसके बाद concise and chronological description of acts, documents and event that culminated in the framing of the world's largest written constitution in the given year. उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स बिफोर 1857 देखा जाए तो सबसे पहले क्या आया था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने से पहले कौन से एक्ट और बिल आए थे। सबसे पहले आया था हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। देखो ये क्या कहता है, ये नींव रख रहा था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, लेकिन भले इसका बहुत सारा पार्ट, ऐसा कुछ भी पार्ट रिलेटेड ना हो, लेकिन एक तरह का ये रूल्स एंड रेगुलेशंस ला रहा था। ठीक है, कि आपके पास एक रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसके हिसाब से आपका देश या फिर आपके देश के लोग उसी राह पे चलेंगे और उसी को एज इन रूल्स एंड रेगुलेशंस मानेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ये क्या कहता है। तो एक्ट वाज बेस्ड ऑन रिपोर्ट ऑफ कमिटी हेडेड बाय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड नॉर्थ। ठीक है, तो लॉर्ड नॉर्थ के अकॉर्डिंगली ये एक्ट बेस्ड था। उसके बाद गवर्नेंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज पुट अंडर ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कंट्रोल, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कंट्रोल के अंडर था ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद गवर्नर ऑफ बंगाल वॉज नॉमिनेटेड एज गवर्नर जनरल फॉर ऑल द 3 प्रेसिडेंसीज, दैट इज कोलकाता के लिए, बॉम्बे के लिए और मद्रास के लिए। कौन, गवर्नर ऑफ बंगाल को नॉमिनेट किया गया था गवर्नर जनरल के लिए, और वारन हेस्टिंग वॉज द फर्स्ट सच गवर्नर जनरल। ठीक है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन कलकत्ता, नाउ कलकत्ता जो अभी है। ठीक है, जो कब 1774 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका। उसके बाद गवर्नर जनरल वॉज एम्पावर्ड टू मेक रूल्स, रेगुलेशंस एंड ऑर्डिनेंस विद द कंसेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, मतलब गवर्नर जनरल किससे एम्पावर थे, तो मेक द मतलब उसके पास पावर क्या था, तो रूल्स रेगुलेशन बनाने के लिए, ऑर्डिनेंस बनाने के लिए। अब चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ये क्या कहता है। तो इट वाज इनेक्टेड टू इम्प्रूव अपॉन द प्रोविजंस ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट
1773, तो 1773 में ना कुछ खामी रह गई थी, तो इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या लाया गया था, पिट्स इंडिया एक्ट 1774, टू ब्रिंग अबाउट बेटर डिसिप्लिन इन द कंपनी सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए 6 मेंबर बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर वहाँ पे सेटअप किया गया था, विच वॉज हेडेड बाय मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। फिर ऑल पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज वेर गिवन टू द बोर्ड, किसके पास, 6 मेंबर बोर्ड के पास, ठीक है। वो कब सेटअप किया गया था, 1784 में, पिट्स इंडिया 1784 में एक 6 मेंबर बॉडी सेटअप किया गया था, ठीक है, जो ट्रेड एंड कॉमर्स रिलेटेड इशू को देखता था, वेयर अंडर द परव्यू ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अंडर क्या रहता था, ट्रेड एंड कॉमर्स। उस वक्त प्रोविंसेस हैड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द गवर्नर और जनरल वॉज एम्पावर्ड टू डिसमिस द फेलिंग प्रोविंशियल गवर्नमेंट। उसके बाद नेक्स्ट हमारा चार्टर एक्ट 1793, ये क्या कहता है, तो मेन प्रोविजंस ऑफ द प्रीवियस एक्ट वाज कंसोलिडेटेड इन दिस एक्ट, जो प्रोवाइड करता है पेमेंट ऑफ सैलरीज ऑफ द मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। देखो मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो ट्रेड सर्विसेज को देखेंगे, देखो ट्रेड एंड कॉमर्स रिलेटेड इशूज वेयर अंडर द परव्यू ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अंडर था, ठीक है। उसके बाद यहीं पे फिर ये हमारा जो प्रोवाइड्स फॉर द कौन, यहाँ पे मेन प्रोविजन ऑफ द एक्ट वाज द कंसोलिडेटेड इन दिस एक्ट, जो क्या प्रोवाइड करता है, पेमेंट ऑफ सैलरीज ऑफ द मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोलर फॉर द इंडियन रेवेन्यू। उसके बाद कोर्ट वेयर गिवन द पावर टू इंटरप्रेट रूल्स एंड रेगुलेशंस। उसके बाद अब चार्टर एक्ट 1813, ये क्या कहता है, तो टिल ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू एन एंड। ट्रेड मोनोपोली मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करते थे, अपने मन से किसी को भी ट्रेड, कहीं भी ट्रेड, कितना भी पैसा लगाते थे, मतलब कंपनी भले मुनाफा नहीं कर रही होगी, लेकिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो रहा था। तो वो क्यों हो रहा था, ट्रेड मोनोपोली, अपने मन से वो ट्रेड कर रहे थे, तो वो छीना गया, मतलब वो ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू एन एंड। वो अब सीधा ब्रिटिश राज जो इंग्लैंड बैठ के राज कर रहे थे, जो वहाँ के किंग क्वीन थे, वो अब रूल करना स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है। तो पावर्स ऑफ द 3 काउंसिल्स ऑफ मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता वेयर एनलार्ज्ड। उस पर दे वेयर ऑल्सो subjected to greater control of British Parliament. उसके बाद क्रिश्चियन मिशनरीज वेर अलाउड टू स्प्रेड देयर रिलीजन इन इंडिया। तो मतलब अब क्रिश्चियन मिशनरीज जो है ना, मतलब क्रिश्चियन लोग, वो क्या कर रहे थे, वो अब अपना लैंग्वेज को और अपने मतलब रिलीजन को फैला रहे थे, लोगों को अडॉप्ट करवा रहे थे। उसके बाद लोकल ऑटोनोमस बॉडीज वेयर एम्पावर्ड टू लेवी टैक्सेस, ठीक है, टैक्सेस वो कलेक्ट कर सकते थे। उसके बाद चार्टर एक्ट 1833, ये क्या कहता है, तो द गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल वे आर गिवन वास्ट पावर। उसके बाद काउंसिल कुड लेजिस्लेट फॉर द होल ऑफ इंडियन सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। उसके काउंसिल गॉट फुल पावर रिगार्डिंग द रेवेन्यू एंड सिंगल बजट ऑफ फॉर द कंट्री वाज प्रिपेयर्ड बाय द गवर्नर जनरल। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी वाज रूल्ड टू एन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल entity and several lords and ministers were nominated as ex officio members of board of control. उसके for the first time the governor general government was known as government of India and his council as Indian council. तो पहली बार गवर्नर जनरल दैट इज गवर्नमेंट वाज नोन एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उनके जो काउंसिल थे ना, वो इंडियन काउंसिल कहा गया। कब, 1833 में। आपको ध्यान रखना कब कहा गया था, तो 1833 में कहा गया था। पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन, पूछा भी है, ठीक है, ध्यान दोगे। उसके बाद चार्टर एक्ट 1853, ये क्या कहता है, तो दिस was the last of the charter act and it made important changes in the system of Indian legislation. That is, this act followed a report of then Governor General, that is Lord Dalhousie, for improving the administration of the company. उसके बाद a separate governor for the Bengal was appointed, मतलब एक separate governor बंगाल के लिए अपॉइंट कर दिया गया था, और लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द काउंसिल वे सेपरेटली आइडेंटिफाइड। उसके बाद रिक्रूटमेंट ऑफ द कंपनीज एम्प्लॉयज वाज टू बी डन थ्रू द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज एम्पावर्ड टू पुट द कंपनीज गवर्नेंस ऑफ इंडिया टू एन एंड टू वन सुइटेबल टाइम। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स आफ्टर 1857, तो किस तरह था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ये क्या कहता है, तो ब्रिटिश क्राउन डिसाइडेड टू अज्यूम सोवेरेनिटी ओवर द इंडिया फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी इन अपेरेंट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिवोल्ट 1857। मतलब 1857 रिवोल्ट हुआ था ना, उसके बाद ब्रिटिश क्राउन ने क्या डिसाइड किया था, एक सोवरेन ओवर इंडिया, मतलब सोवरेनिटी रहेगा फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा इंडियन लोगों पे, ठीक है।
वो अपना काम करेंगे। और क्योंकि इससे पहले 1857 रिवोल्ट के पहले ना इंडियन सोवर्निटी उसके रिलीजन पे बहुत ज़्यादा बात उठ रही थी, मतलब ऐसा काम करवा रहा था विच वॉज नॉट फेवरेबल फॉर देयर रिलीजन, ठीक है। एज एन आप लोगों ने सुना भी होगा ना, वो कार्टिलेज जो एक बार उसको दांत से उसको ओपन करना पड़ता था, उसके बाद उसको फायर करना पड़ता था, वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो डिस्क्राइब्ड एज आर्म्ड सिपाही म्यूटिनी बाय द ब्रिटिश हिस्टोरियन एंड रिमेंबर्ड एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बाय इंडियंस। कब? 1857 में रिवोल्ट को कहा गया है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बाय इंडियंस। उसके बाद फर्स्ट स्टैट्यूट फॉर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट was Government of India 1858. उसको it provided for the absolute, that is British imperial control over Indian without any followers participations in the administration of the country. उसको the power of crown were to be exercised by state secretary of state for India or assisted by a council of 15th member known as Council of India. उसके बाद the country was divided into provinces head by the governor of lieutenant governor aided by his executive council. उसके बाद provincial government had to function under the superintendence directions and controls of governor general in all the matter. मतलब कहा जा रहा है जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है ना उसको क्या करना पड़ता था, एज एन पावर फंक्शन करना पड़ता था किसके अंतर्गत, सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शंस, मतलब सुपरिंटेंडेंस और डायरेक्शंस एंड कंट्रोल ऑफ किसके, तो गवर्नर जनरल के अंदर, ठीक है। उसके बाद ऑल द अथॉरिटी, जितने भी अथॉरिटी ऑफ द गवर्नेंस ऑफ इंडिया था ना वो किसके ऊपर था, गवर्नर जनरल के अंडर था। इन काउंसिल हु वाज रिस्पॉन्सिबल टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो किस पे रिस्पॉन्सिबल थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ऊपर वो रिस्पॉन्सिबल होल्डर थे, मतलब उसको जवाबदेही थे, ठीक है। उसके बाद द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। उस वक्त इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ये क्या कहता है, तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। बाय दिस एक्ट द पावर ऑफ क्राउन वेयर टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया असिस्टेड बाय काउंसिल ऑफ 15 मेंबर्स। तो कितने, तो 15 मेंबर्स नोन एज काउंसिल ऑफ इंडिया। उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हु वाज रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिटिश पार्लियामेंट governed India through the Governor General assisted by Executive Council. उसके बाद the act enabled the Governor General to associated representative of Indian people with the work of legislation by nominating them to expand the council, मतलब नॉमिनेट करते थे और काउंसिल को और एक्सपैंड कर दिया गया था। फिर द एक्ट प्रोवाइडेड दैट गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल शुड इंक्लूड सर्टेन एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर। अब कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर की जरूरत पड़ रही थी। ऑल्सो वाइल ट्रांजैक्टिंग लीगल लेजिस्लेटिव बिजनेसेस एज लेजिस्लेटिव काउंसिल, बट दिस लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज नाइदर रिप्रेजेंटेटिव नॉट डेलिबरेटली इन एनी सेंस। उस वक्त इट डिसेंट्रलाइज्ड द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल एंड वेस्टेड देम इन गवर्नमेंट्स ऑफ, दैट इज ऑफ बॉम्बे और मद्रास में, तो वहाँ पे वो पावर वेस्टेड था। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इंडियन, आपको समझ में आ रहा है ना, देखो यार डिसेंट्रलाइज्ड मतलब पावर जो है ना वो डिसेंट्रलाइज्ड हो गया था, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था। लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर जनरल्स एंड वेस्टेड देम ऑन गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, मतलब वो कहाँ पे जाके निर्भर कर रहा था, बॉम्बे और मद्रास में। उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 ये क्या कहता है, तो द नॉन ऑफिशियल मेंबर जो थे ना, जो नॉमिनेट किए गए थे of the Indian Legislative Council were to be nominated by Bengal Chamber of Commerce and Provincial Legislative Council। तो वो कहाँ से नॉमिनेट करने वाले थे, तो बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से। while the non-official member of the provincial council were to be nominated by certain local bodies सच एज यूनिवर्सिटीज़, मतलब वो लोकल बॉडी से नॉमिनेट होने वाले थे। कहाँ से, यूनिवर्सिटी से, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से, म्यूनसिपैलिटीज से, या फिर वो जमींदार होने चाहिए। कौन, नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। उसके बाद देखो अभी हम लोग ने किसके बारे में पढ़ा, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के बारे में पढ़ा। अब देखिए द काउंसिल क्या कहता है, द काउंसिल वेयर टू हैव द पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट एंड एड्रेसिंग टू द एग्जीक्यूटिव। वो डिस्कस कर सकते हैं पर वोट नहीं कर सकते, वो नहीं लिखा है यहाँ पे, मैं बता दे रहा हूँ, वोट नहीं कर सकते थे, वो सिर्फ क्या कर सकते हैं, वो डिस्कस कर सकते थे। वोटिंग राइट मिलेगा अभी कुछ दिन बाद मिलेगा, ठीक है। अब देखो मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स एंड इंडियन काउंसिल एक्ट जो 1909 में, ये बेसिकली किसके लिए था, ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स के लिए होगा। देखो ये और भी डेटा इसमें इनबिल्ड है, मैं देखो ये डिटेल उतना नहीं जा रहा है ना, क्योंकि ये मेनली पॉलिटिक्स के लिए आ रहा है, तो पॉलिटिकल फेनोमेना जो इस एक्ट से रिलेटेड है उसी को डिस्कस किया जा रहा है। बहुत सारा ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशंस है, बहुत सारा ऐसा
पावर एंड फंक्शन है जो इंडियन पीपल को मिल रहा था, जो वो डिस्कस नहीं है, तो वो मैं जब हिस्ट्री का लेक्चर जब लाऊंगा ना तो उसमें डिस्कस कर दूंगा। अभी सिर्फ आपको ये जो एक्ट है, मान लो जितने भी एक्ट है ना, वो पॉलिटिकली कैसे इंपॉर्टेंट है ना, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, इसलिए मैं सिर्फ उसी को रीड आउट कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना कि मैं सब छोड़ के आगे निकल जा रहा हूँ, वो बात नहीं है। थोड़ा देखो, बुक को भी तो फॉलो करना पड़ेगा ना, अपने मन से सब आप बताना मैं स्टार्ट कर दूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए जो जिस सब्जेक्ट लिए जो चीज़ बना है सिर्फ उसी को डिस्कस करना है। वैसे ही आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी वैसे ही आएगा, इसीलिए सब्जेक्ट वाइज डिवीजन क्यों है, इसीलिए सब्जेक्ट वाइज सब डिवीजन किया गया है कि पॉलिटिक्स में इतना ही पढ़ना है, साइंस में इतना ही पढ़ना है, हिस्ट्री में इतना ही पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो रिफॉर्म्स रिकमेंडेड बाय देयर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया दैट इज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स था। एंड वाइसरो कौन थे इसके, तो लॉर्ड मिंटो। तो अगर देखो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट देखा जाए तो लॉर्ड मॉर्ले थे और वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो थे। तो वे इम्प्लीमेंटेड बाय द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो ये क्या कहते थे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एडिशनल नंबर ऑफ इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल दैट इज गवर्नर जनरल्स काउंसिल वाज रेज्ड फ्रॉम 16। पहले कितने थे मैक्सिमम मेंबर, मतलब एडिशनल मेंबर टू इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल 16 थे। वे आर रेज्ड फ्रॉम 16 टू 60, मतलब 16 से लेके 60 हो गया है। ये अंडर 1892 के अंडर आया था, मतलब बढ़ा के कितना कर दिया गया था 16। अब एग्जीक्यूटिव काउंसिलर कितना है 60 हो गया है। उसके बाद साइज ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल was enlarged by the including elected non-official member so that the official majority was gone. उसके बाद an element of election was also introduced in the legislative council at the center, but here the official majority was maintained. उसके बाद legislative council were empowered to move resolution on the budget and on any matter of the public interest except certain specified subject such as armed force, foreign affairs and Indian states. उसके बाद इट प्रोवाइड्स फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी एंड दस सोड द सीड ऑफ सेपरेटिज्म। सबसे पहले क्या ले आया था वो सोड मतलब बीज बोया गया था, किसको, मुस्लिम कम्युनिटी को, किसके लिए, सेपरेटिज्म के लिए। मैंने आपको बताया भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स के लिए मेनली लाया। देखो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी और डिवाइड एंड रूल, दो तरह का ऐसा पॉलिसी था जिससे इंडियन कम्युनिटी को रूल किया जा रहा था भाई ब्रिटिशर्स। तो देखो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिसी तो बहुत सारा था। देखो ये डिवाइड एंड रूल यहाँ पे देखा जा सकता है कि मुस्लिम कम्युनिटी को अब डिवाइड किया जा रहा है सो दैट दे कुड रूल। तो कौन, मतलब ब्रिटिशर्स कुड रूल इंडियन पीपल्स, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1915 ये क्या कहता है, तो दिस एक्ट वाज पास्ड टू कंसोलिडेट द प्रोविजंस ऑफ प्रोसीडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट। उसके बाद मॉन्टेग्यू क्लेमफोर्ड रिपोर्ट एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ये क्या कहता है, तो दस देन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया दैट इज अर्न्स्ट मॉन्टेग्यू एंड गवर्नर जनरल लॉर्ड्स क्लेमफोर्ड फॉर्मुलेटेड प्रपोजल फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था। उसी को देखने के लिए कौन सा बिल आएगा, उसी को देखने के लिए ब्लैक रूल आएगा ना, ब्लैक फ्लैग दिखाया गया था साइमन कमीशन, साइमन गो बैक वाला, है ना। तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविजंस वाज टू बी इंट्रोड्यूस्ड विदाउट इम्पेयरिंग द responsibility of the governor. Thus the governor general for the administration of the provinces by resorting to device known as डायरकी और डुअल गवर्नमेंट। ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा डायरकी या फिर डुअल गवर्नमेंट। अभी का जो डायरकी है वो उस टाइम का 1919 का डायरकी से वो डिफरेंट है, ठीक है, ध्यान रखोगे। तो अभी मतलब डायरकी अभी है ही नहीं, ओके, सॉरी फॉर दैट। तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस, मतलब प्रोविंसेस मतलब कौन से, स्टेट वाइज को, वाज टू बी इंट्रोड्यूस्ड और विदाउट इम्पेयरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नर। दस द गवर्नर जनरल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोविंसेस बाय रेस्टोरिंग टू डिवाइस अ न्यू डायरकी सिस्टम ले आया था यहाँ पे। उसके बाद आगे हम देखते हैं द सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वेयर टू बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज दैट इज सेंट्रल एंड प्रोविंशियल। देखो यही है, डायरेक्ट सिस्टम यही कर रहा है, दो भाग में बांट दिया जा रहा है, जिसमें सेंट्रल सब्जेक्ट क्या रहेगा, वेयर दोस विच आर एक्सक्लूसिवली केप्ट अंडर द कंट्रोल एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, और प्रोविंशियल सब्जेक्ट क्या रहेगा, वेयर सब्जेक्ट इनटू द ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व सब्जेक्ट, दैट इज वहाँ पे ये डायरेक्ट लिया है ट्रांसफर और रिजर्व सब्जेक्ट, ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद मतलब प्रोविंशियल सब्जेक्ट में ट्रांसफर्ड और रिजर्व लाया, इसको बंद करके सेंट्रल में ट्रांसफर्ड और रिजर्व आ जाएगा 1935 में, है ना। तो ट्रांसफर सब्जेक्ट वेयर द एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर एंड एड ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल इन विच द प्रोपोर्शन ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स वेयर रेज टू 70%, और वहीं पे द रिजर्व सब्जेक्ट जो है वो वेयर टू बी द एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल विथ नो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लेजिस्लेचर। उसके बाद द प्रीवियस central control over the
provinces in the administrative, legislative and financial matters was relaxed. उसका source of revenue were divided into two categories, that is so that the provinces could run the administration with revenue raised by the provinces themselves. The provincial budget was separated from the central budget. तो separate मतलब बजट जो है ना दोनों का अपना अलग अलग हो गया था, जिसमें provincial legislature was empowered to present own budget and levy its own taxes relating to provincial source of revenue. वहीं पे central legislature जो है वो retain power to the legislature for whole country on any subject. उसके बाद control of governor general over provincial legislation was retained by providing that a provincial bill, even though assisted टू बाय द गवर्नर, मतलब गवर्नर दो उसको देख रेख करेंगे, वुड बिकम लॉ ओनली व्हेन असेंटेड टू इन ऑल्सो बाय द गवर्नर जनरल. मतलब भले गवर्नर उसको देखेंगे लेकिन उसका एसेंट जो है ना, मतलब उसमें ठप्पा जो लगेगा ना, साइन जो लगेगा ना, वो गवर्नर जनरल का होना चाहिए. ठीक है, सॉरी अगर मैं इसको ठीक से पढ़ नहीं पाया था. उसके बाद द गवर्नर वाज एम्पावर्ड टू रिजर्व अ बिल for consideration of governor general if it was related to some specified matter. The governor general is council continued to remain responsible only to the British Parliament through the Secretary of State of India. The Indian legislature was made more representative and फॉर द फर्स्ट टाइम बाईकैमरल. तो सबसे पहले वो क्या था, बाईकैमरल हो गए थे. उसके बाद अपर हाउस वॉज नेम्ड द काउंसिल ऑफ स्टेट और दिस वॉज कम्पोज ऑफ 60 मेंबर्स ऑफ whom 34 वेयर इलेक्टेड. द लोअर हाउस named the legislative assembly. This was composed about 144 members of whom 104 were elected. उसके बाद electorates were arranged on a communal and sectional basis, developing the Morley-Minto device further. उसके बाद the governor general overriding power in respect of the central legislation were retained as follows, जिसमें his prior sanction was required to introduce bill. किसको, गवर्नर जनरल का ये सब पावर होना चाहिए. कौन सा पावर होना चाहिए, तो कोई भी बिल को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो प्रायर सैंक्शन होना चाहिए, रिटेनिंग टू सर्टेन मैटर्स. उसके बाद ही हैड द पावर टू वीटो, मतलब वीटो होना चाहिए, और रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द क्राउन. वीटो पावर लोग पढ़ेंगे आगे, मतलब होता है ना, अपना मनमानी कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस. कुछ भी नहीं कर सकते मनमानी, ठीक है, मतलब पॉकेट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, यू मस्ट हैव रेड. तो उसके बाद रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ क्राउन्स एनी बिल पास्ड बाय द इंडियन लेजिस्लेचर. उसके बाद ही हैड द कन्वर्स पावर ऑफ सर्टिफाइंग बिल और एनी ग्रांट रिफ्यूजेस बाय द लेजिस्लेचर, और ही कुड मेक ऑर्डिनेंस इन केस ऑफ इमरजेंसी. तो अगर इमरजेंसी लगी हुई है तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर उनके पास प्रेजेंट है. चलो मैंने बताया था ना, एक साइमन कमीशन आएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1990 में डिसाइड हुआ था कि 10 साल बाद आके देखेंगे कि आप लोग किस तरह रूल्स एंड रेगुलेशन, किस तरह आप लोग चला रहे हो देश. तो उसी को देखने के लिए 1978 में आया, 1928 में साइमन कमीशन आया था. तो देखो दिस कमीशन एक साल पहले ही आ गया था, 1928 में आने वाला था, लेकिन 1927 में ही आ गया था. किस लिए, टू इंक्वायर इनटू द वर्किंग ऑफ एक्ट 1919. उसके बाद आगे देखते हैं, प्लेस्ड its report in 1930. The report was examined by British Parliament and Government of India bill was drafted accordingly. उसके बाद Government of India Act 1935, ये क्या कहता है, तो the Act of 1935 prescribed a federation taking the provinces and Indian state, that is native states as unit. मतलब एक Indian state को native state लिया गया था, provinces और Indian state को एक native state लिया गया था. उसके बाद it was optional for the Indian state to join the federation, and since they never joined the federation, never came into being. उसके बाद एक्ट डिवाइडेड द लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द सेंटर एंड प्रोविंसेस. मतलब लेजिस्लेटिव पावर जो है ना सेंटर और प्रोविंसेस में बांट दिया गया था. मैं फिर से बोलता हूँ, तो एक्ट जो है ना, मतलब 1935 जो एक्ट आया था वो क्या किया था, डिवाइड कर दिया गया था लेजिस्लेटिव पावर में और सेंट्रल एंड प्रोविंस, मतलब लेजिस्लेटिव पावर को किसमें, सेंटर और स्टेट में, मतलब प्रोविंसेस में. ठीक है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द प्रोविंसेस वाज आल्सो एक्सरसाइज्ड बाय गवर्नर. मतलब एग्जीक्यूशन, मतलब जो भी एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रोविंसेस होगा ना वो किसके द्वारा चलेगा, गवर्नर, ऑन द बिहाफ ऑफ क्राउन एंड नॉट एज द सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल. उसके बाद द गवर्नर वाज रिक्वायर्ड टू एक्ट विद द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर. और वहीं पे इन सर्टेन मैटर द गवर्नर वाज रिक्वायर्ड टू एक्ट इन हिज डिस्क्रिप्शन. तो किसी मैटर में जो गवर्नर है ना वो किसकी एड एंड एडवाइस में काम करेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और लेकिन किसी मैटर में वो अपने डिस्क्रिप्शन में काम करेंगे विदाउट मिनिस्टीरियल एडवाइस एंड अंडर द कंट्रोल एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ गवर्नर जनरल एंड थ्रू हिम ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. उसके बाद एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है ऑफ द सेंटर वॉज वेस्टेड इन गवर्नर जनरल ऑन बिहाफ ऑफ द क्राउन. उसके बाद काउंसिलर और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर वॉज नॉट अपॉइंटेड थ्रू द सच प्रोविंसेस एग्जिस्टेड इन
एक्ट ऑफ 1935। उसके बाद सेंट्रल लेजिस्लेटिव वॉज बाई कैमरल, मतलब सेंट्रल लेजिस्लेटिव जो है वो बाई कैमरल था, कंसिस्टिंग ऑफ फेडरल असेंबली एंड काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब राज्यसभा लोकसभा है ना उस तरह डिसाइडेड था। उसके बाद 6 प्रोविंसेस देखा जाए तो द लेजिस्लेचर वॉज बाई कैमरल कंप्राइजिंग अ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। और इट, देखो मैं बता दे रहा हूँ, मतलब प्रोविंसेस को भी डिवीजन था और सेंट्रल लेजिस्लेचर वॉज ऑल्सो बाई कैमरल, ठीक है ना, एक राज्यसभा लोकसभा में और एक यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली में। फिर अदर प्रोविंसेस द लेजिस्लेचर वाज यूनिकैमरल। उस अपार्ट फ्रॉम द गवर्नर जनरल पावर ऑफ वीटो अ बिल पास्ड बाय द सेंट्रल लेजिस्लेचर वाज आल्सो सब्जेक्टेड टू वीटो बाय द क्राउन, ठीक है, मतलब जो वीटो बाय लेजिस्लेचर वाज आल्सो सब्जेक्टेड टू वीटो बाय क्राउन होना चाहिए। उसमें द गवर्नर जनरल कुड प्रिवेंट डिस्कशन इन द लेजिस्लेचर, मतलब वो लेजिस्लेचर वाला डिस्कशन को प्रिवेंट कर सकते हैं, एंड सस्पेंड द प्रोसीडिंग इन एनी बिल इफ ही वॉज सेटिस्फाइड दैट इट वुड अफेक्ट द डिस्चार्ज ऑफ द स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, द गवर्नर general had independent power of legislation concurrently with those of the legislature. On subject matter, no bill or amendment could be introduced in the legislature without the governor general previous sanction. उसके बाद a threefold divisions in Act of 1935, there was a federal list over which the federal legislature had exclusive power of legislation. There was provincial list of matter over which the provincial legislature had exclusive jurisdictions. वहीं पे there was a concurrent list also over which both the federal and provincial legislature had कंपिटेंस। मतलब समझ रहे हो ना ये पैराग्राफ क्या बोल रहा है। देखो इस पैराग्राफ में क्या मतलब है, एक्ट 1935 क्या लेके आया है, एक स्टेट लिस्ट लेके आया है, एक सेंट्रल लिस्ट लेके आया है, एक कॉन्करेंट लिस्ट लेके आया है, ठीक है, यही कहा रहा था। उसके बाद गवर्नर जनरल वाज एम्पावर टू ऑथराइज द आइदर द फेडरल और द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, मतलब गवर्नर जनरल क्या करेंगे, फेडरल या प्रोविंशियल लेजिस्लेचर टू इनैक्ट लॉ विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर विच वॉज नॉट एनिमरेटेड इन अबव नोटेड लेजिस्लेटिव लिस्ट। वहीं पर डोमिनियन स्टेटस का अगर आया था, डोमिनियन स्टेटस क्या कहता है, विच वॉज प्रोमिस्ड बाय द साइमन कमीशन इन 1929। तो साइमन कमीशन ने डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देने के लिए 1929 में प्रॉमिस किया था, वाज नॉट कन्फर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वहाँ पे नहीं आया था ऐसा कुछ भी प्रोविजंस। उसके बाद क्रिप्स मिशन, ये क्या है, तो इन मार्च 1942, कब आया है क्रिप्स मिशन, मार्च 1942 को, जो स्टैफर्ड क्रिप्स जो है ना, अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट केम विथ ड्राफ्ट डिक्लेरेशन ऑन द proposal of British government, जो क्या कहते हैं, the proposal क्या था, to adopt at the end of the Second World War provided the Congress and the Muslim League could accept them, ठीक है। फिर according to the proposal the Constitution of India was to be framed by an elected Constituent Assembly by the Indian people। तो ये क्या कह रहे हैं, the Constitution of India किससे बनाया जाएगा, तो उन्हीं इंडियन लोगों के द्वारा बनाया जाएगा जो इलेक्टेड होंगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। और वो इलेक्शन किन के द्वारा करवाया जाएगा, मतलब वो इलेक्शन इंडियन पीपल के द्वारा ही हुआ जाएगा। उसमें द कॉन्स्टिट्यूशन शुड गिव द इंडिया डोमिनेंट स्टेटस और देयर शुड बी वन इंडियन यूनियन कंप्राइजिंग ऑल द प्रोविंसेस एंड इंडियन स्टेट्स। उसमें एनी प्रोविंसेस और इंडियन स्टेट्स नॉट एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी फ्री टू रिटेन इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन एग्जिस्टिंग एट द टाइम एंड विथ सच नॉन असेंडिंग, दैट इज नॉन असेंडिंग प्रोविंसेस द ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड एंटर इनटू सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट। मतलब अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो ठीक है, और इनकेस अगर नहीं ज्वाइन करना चाहता तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके लिए कुछ दूसरा प्रावधान देखेगी, ठीक है। उसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान, ये क्या था, तो 9 मार्च 1946 कैबिनेट मिशन आया था। लॉर्ड एटली जो थे ना सेंट कैबिनेट मिशन टू, मतलब अभी वहाँ पे लेबर पार्टी का रूल स्टार्ट हो गया है, चर्चिल का रूल खत्म हो गया है ना, कैपिटलिस्ट क्लास का। तो इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ 3 कैबिनेट मिनिस्टर नेमली लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर, ये आ गए थे किसके लिए, कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, ठीक है। उसके बाद द ऑब्जेक्ट ऑफ द मिशन क्या था, टू हेल्प इंडियन अचीव द इंडिपेंडेंस एट अर्ली पॉसिबल एंड सेट अप द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो जितना जल्दी आपको आज़ादी मिल पाए आप ले लो, और एक क्या सेटअप करना है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी सेटअप करना है। उसके बाद कैबिनेट मिशन रिजेक्टेड द क्लेम ऑफ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो कैबिनेट मिशन ने क्या रिजेक्ट कर दिया, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एंड सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम्स, ठीक है, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं चाहिए हमें, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर मुस्लिम्स और सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम। और अकॉर्डिंग टू कैबिनेट मिशन प्लान देयर वाज टू बी a union of India comprising the both British India and state and having jurisdictions over the subjects of foreign affairs, defense and communication, with all the residuary power were to be vested in the provinces and the states। उसके बाद the union was to have
an executive and legislature consisting of representative of provinces and the states. उसके बाद any decision involving a major communal issue in the legislature was to be required a majority support of representative of each of the two major communities present at voting as well as majority of all the members present and voting. उसके बाद the provinces could form group with the executive and legislature and each group could be component to the determine the provincial subject. अब देखो एक प्लान आया था जो कि माउंट बैटन प्लान कहा गया था, मतलब मेनली लास्ट में द प्लान फॉर ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए टू द इंडियन एंड पार्टीशन ऑफ द कंट्री वाज लेड डाउन बाय द माउंट बैटन प्लान. इट वाज गिवन अ फॉर्मल शेप बाय द स्टेटमेंट मेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन 3 जून 1947. ठीक है, उस पर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट ये क्या कहता है? इन पर्सुएंस ऑफ दिस एक्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज अमेंडेड बाय द अडेप्टेशन ऑर्डर बोथ इन द इंडिया एंड पाकिस्तान. ये अमेंड कर दिया गया था फॉर सेटिंग एन इंटरिम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टू ड्रॉ अपॉन द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, तो सो दैट हम लोग एक नया कॉन्स्टिट्यूशन अपने कंट्री के लिए बना पाएँ. फिर फ्रॉम 15 अगस्त 1947 इंडिया सीज टू बी अ डिपेंडेंसी एंड सुजर्निटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन. फिर ओवर द इंडियन स्टेट्स एंड ट्रीटी रिलेशंस विद द ट्राइबल एरियाज लैप्स फ्रॉम दैट डेट. उसके बाद ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज एबॉलिश्ड, हटा दिया गया था. किसको? ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स को. ऐसा कोई टाइटल अब नहीं रहेगा. उसके बाद गवर्नर जनरल एंड द गवर्नर लॉस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर ऑफ लेजिस्लेशन टू कंप्लीट द लेजिस्लेचर. उसके बाद द सेंट्रल लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया कंपोज्ड ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द काउंसिल ऑफ स्टेट सीज टू एग्जिस्ट ऑन अगस्त 14 1947. और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है ना, मतलब देखो अगस्त 14 1947 को सब कुछ चीज़ हटा दिया गया था और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इटसेल्फ वाज फंक्शन एंड आल्सो ऑन सेंट्रल लेजिस्लेचर वाज कंप्लीटली सोवरेनिटी. ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एंड मेकिंग कैसे बनाया गया था? तो द कैबिनेट मिशन एनविसाज्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. किसके द्वारा? तो कैबिनेट मिशन के द्वारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाया गया था टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री. तो कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए एक कैबिनेट मिशन को सेट किया गया था बाय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जिसमें से मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वेयर इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली. तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर थे उनमें से चुना गया था. किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए. वो क्यों चुना गया था? तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए. विद ईच प्रोविंसेस एंड ईच इंडियन स्टेट्स वेर अलॉटेड सीट्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन. तो जितना पॉपुलेशन रहेगा उतना ही ईच लोगों को वहाँ पे सीट दिया जाएगा. मतलब कहाँ पे? तो प्रोविंसेस का सीट उतना दिया जाएगा. रफली इनटू द रेशियो ऑफ 1 to 2 million. The seats also ascertained were distributed among the main communities in each provinces और the main communities recognized were Sikh, Muslim and General. ठीक है, 3 कम्युनिटी लगभग डिवीजन थे, सिख थे, मुस्लिम थे और जनरल थे. फ्रेंड्स देखो, मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ, देखो ये लेक्चर वीडियो सीरीज़ है ना, बहुत क्रिप्स रहेगा, इसमें ज़्यादा कुछ मैं नहीं समझाऊंगा. और देखो ये 1 लाइनर है, लूसेंट वैसे भी 1 लाइनर रहता है और ये बेसिकली इसलिए बनाया गया ना फॉर योर रिवीजन पर्पसेस. तो रिवीजन में उतना अगर समझाना पड़े तो फिर आपको, फिर अगर आप स्टेट पीसीएस या यूपीएससी का तैयारी कर रहे हो ना, तो फिर आपको इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत ट्राई करना चाहिए. ठीक है, क्योंकि ये बुक है ना, ये मुझे ऐसा लगता है ये बहुत अच्छा है आपके रिवीजन पर्पस के लिए, इसलिए मैं रीड आउट ही करूँगा. ओके, और इन केस इफ़ यू आर नॉट फीलिंग यू कैन राइट ऑन माई कमेंट्स और एल्स यू कैन गो थ्रू ऑन अनदर वीडियो लेक्चर सीरीज. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट कमिटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड देयर चेयरमैन में सबसे पहले कमेटी ऑन रूल ऑफ प्रोसीजर. ये कौन है? हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. फिर फाइनेंशियल एंड स्टाफ कमेटी ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. उसके बाद एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग पंडित जवाहरलाल नेहरू. यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी पंडित जवाहरलाल नेहरू. यूनियन पावर कमेटी पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड स्टेट कमेटी पंडित जवाहरलाल नेहरू. उसके बाद एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज में सरदार वल्लभ भाई पटेल रहेंगे. उस पर ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. क्रेडेंशियल कमेटी अलादी कृष्णवम स्वामी अय्यर. उसके बाद हाउस कमेटी B. पट्टाभी सीतारामैया. उसके बाद ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी K.M. मुंशी. फिर कमेटी ऑन फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये G.V. मावलंकर. उसके बाद माइनॉरिटी सब कमेटी ये H.C. मुखर्जी. फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी J.B. कृपलानी. फिर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया एंड असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी के गोपीनाथ बरदोली. उसके बाद एक्सक्लूडेड एंड पार्शियल एक्सक्लूडेड एरियाज दैट इज अदर दैन दोज इन आसाम सब कमिटीज़ ये A.V. ठक्कर. ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं
द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज 385। तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने थे? 385, जिसमें से 93 वे रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द इंडियन स्टेट और 292 फ्रॉम द प्रोविंशियल, दैट इज ब्रिटिश इंडिया थे। उसके बाद आफ्टर द, मतलब ये देखो ब्रिटिश इंडिया के ही थे, मतलब इंडियन पीपल ही थे, लेकिन वो ब्रिटिशर्स, मतलब वो आप ब्रिटिशर्स नहीं लोग, ठीक है, वो ब्रिटिश इंडिया के पीपल थे। उसके बाद आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, मतलब इंग्लैंड के कोई लोग नहीं थे, वो इंडियन पीपल ही थे, ठीक है। फिर आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली केम टू 299। कितना? 292 से, देखो जैसे कि 385 से 299 आ गए, ऑफ whom 284 were actually present on 26 November 1949 and signed on finally approved Constitution of India। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली था विच हैज़ बीन इलेक्टेड फॉर द अनडिवाइडेड इंडिया, मतलब अनडिवाइडेड इंडिया मतलब हमारा प्यारा भारत, हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग कब? 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहला मीटिंग हुआ था। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। एंड रीअसेंबल्ड ऑन अगस्त 14 1947। फिर एज द सोवरेन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर द डोमिनियन ऑफ इंडिया। फिर इफ़ इट टुक 2 years 11 month एंड 18 days, मतलब 2 साल 11 महीने और 18 घंटे, मतलब 18 दिन लगा किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर द फाइनलाइजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनने के लिए इतना टाइम लगा था, 2 साल 11 महीने 18 दिन, जिसका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज मूव्ड ऑन फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, दैट इज ऑन दिसंबर 13 1946। देखो सबसे पहला बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर को, ठीक है। उसके बाद 13 दिसंबर को क्या हुआ कि फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन 13 दिसंबर 1946 बाई पंडित जवाहरलाल नेहरू, हु वाज अडॉप्टेड आफ्टर द कंसिडरेबल डेलिब्रेशंस एंड डिबेट ऑन असेंबली ऑन जनवरी 22 1947। उसके बाद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स वेयर एम्बॉयडेड ऑन द इन द रिजोल्यूशन। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव था? तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक रिजोल्यूशन को। टू फॉस्टर यूनिटी ऑफ द नेशन, मतलब यूनिटी ऑफ नेशन को कायम रखना है। एंड टू एंश्योर इट्स इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिक्योरिटी, और उसके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी को भी कायम रखना है। टू हैव द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू प्रोक्लेम इंडिया एज अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। उसके बाद टू हैव अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, जो पावर कैसे डिवाइड किया जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर और स्टेट के पास रहेगा, दोनों के पास पावर रहेगा। इक्वालिटी, मतलब इक्वल पावर नहीं रहेगा, लेकिन पावर रहता है, ठीक है। उसके बाद टू गारंटी एंड सिक्योर जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन एंड एक्शन टू ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। उसके बाद टू प्रोवाइड एडिक्वेट सेफगार्ड फॉर माइनॉरिटीज, backwards and tribal areas and depressed and other backward classes। उसके बाद to maintain the integrity of territory of public and sovereign rights on land, sea and air according to justice and law of civilized nation। उसके बाद to attain rightful and honored place in the world and make it fulfill full and willing contribution to the promotion of world peace and welfare of mankind। उसके बाद द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वेयर आउटलाइंड बाई वेरियस कमेटी, बहुत सारे कमेटी से आउटलाइन किया गया था ऑफ द असेंबली, जैसे कि देयर वाज जनरल डिस्कशन ऑन द रिपोर्ट ऑफ कमेटी। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अपॉइंटेड द ड्राफ्टिंग कमेटी विथ बी आर अम्बेडकर एज द चेयरमैन ऑन द August 29 1947 to scrutinize the draft of the text of Constitution of India prepared by कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र दैट इज़ BN राव, जो बंगाल नरसिंह राव है। उसके बाद द ड्राफ्टिंग कमेटी हेडेड बाय BR अम्बेडकर सबमिटेड अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू द प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली ऑन February 21 1948 को सबमिट किया गया था। उसके बाद द मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी वेयर N गोपालस्वामी अय्यर, उसके बाद अलादी कृष्णस्वामी अय्यर, DM डॉक्टर KM मुंशी, उसके बाद सैयद मोहम्मद सहदुल्ला, फिर BL मिट्टर दैट इज लेटर रिप्लेस्ड बाय N माधव राव। कौन, किसके द्वारा रिप्लेसन किया गया था? तो डॉक्टर BL मित्र को बाई रिप्लेस्ड बाय N माधव राव। फिर डॉक्टर DP खेतान, ये रिप्लेस्ड ऑन डेथ ऑफ 1948 बाय TT कृष्णमचारी, ठीक है। डॉक्टर DP खेतान जो है ना, वो रिप्लेस्ड ऑन डेथ ऑफ डॉक्टर TT कृष्णचारी को। उसके बाद थर्ड एंड फाइनल रीडिंग ऑफ द ड्राफ्ट वाज कंप्लीटेड ऑन November 26 1948। ये फाइनली था, ठीक है। फाइनली ये रीडिंग स्टार्ट, मतलब फाइनली ये हो गया था हमारा November 26 1949 को। ऑन दिस डेट द सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली वाज अपेंड टू इट एंड कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिक्लेयर्ड एज पास, ठीक है। कब? 26 नवंबर 1949 को ध्यान रखना है। कितना टाइम लगा था टोटल हमें यहाँ पे इसको कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए? तो 2 साल
11 महीने 18 दिन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है द प्रोविजन रिलेटिंग टू सिटीजनशिप इलेक्शन एंड प्रोविजनल पार्लियामेंट एक्सेट्रा वेर इम्प्लीमेंटेड अंडर द इमीडिएट इफेक्ट और देयर इज फ्रॉम द 26 नवंबर 1948 द रेस्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन जनवरी 26 1950। तो जितने भी बचे थे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस वो कब आए, लागू कब हो गए थे, जनवरी 26 1950 को। एंड दिस डेट इज रेफर्ड टू एज द डेट ऑफ कमेंसमेंट। डेट ऑफ कमेंसमेंट किस दिन कहा गया, 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद इसमें कुछ और भी देखेंगे, दैट इज 26 नवंबर इज ऑब्जर्व्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे किस दिन कहा गया है, 26 नवंबर को, टू सेलिब्रेट। देखो आपको अगर याद भी नहीं रहता है तो 26 नवंबर को किसी का बर्थडे डिसाइड कर लो, जबरदस्ती मतलब किसी को बना दो जब बर्थडे, और आपको ध्यान रखना है उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन डे है। मतलब कोई फ्रेंड होगा उसको आप मान लो उसका बर्थडे किसी उसके पर्टिकुलर डे में नहीं बल्कि 26 नवंबर को है और उसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन डे भी है, ठीक है। उसके बाद टू सेलिब्रेट द 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिसाइडेड टू ऑब्जर्व कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑन 26 नवंबर दैट इज 2015। उसके बाद डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो डिफरेंट सोर्सेस में देखा जाए तो ऑल द स्केलेटल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डिराइव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो कहा गया है ना, ऑल्दो द स्केलेटन मतलब मान लो स्केलेटन एज हड्डी को माना जाए तो मतलब नींव जो है ना वो कहाँ से लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। पर बहुत सारा ऐसा प्रोविजन जो है ना वो इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कहीं और से भी लिया गया है, ठीक है। जैसे इमरजेंसी प्रोविजन, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, अलग अलग कंट्री से लिया गया है। सम ऑफ देम आर लिस्टेड बिलो अलॉन्ग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो देखो मान लो हम लोग देखते हैं डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का क्या क्या प्रेजेंट है। तो दिस एक्ट फॉर्म द बेसिक प्रीमियर ऑफ बेसिस फॉर ब्लू प्रिंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विद द फीचर ऑफ, सबसे पहला आएगा हमारा फेडरल सिस्टम, फिर ऑफिस ऑफ गवर्नर, फिर इमरजेंसी पावर, ठीक है। तो फेडरल सिस्टम, गवर्नर, ऑफिस ऑफ गवर्नर और इमरजेंसी प्रोविजन, ठीक है, FGE, ठीक है, या फिर EFG। तो ई सब कैसे याद रखोगे, इमरजेंसी पावर, फिर उसके बाद ऑफिस ऑफ गवर्नर और फेडरल सिस्टम और ऑफिस ऑफ गवर्नर। उसको द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बोरोड फ्रॉम द दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से क्या लिया है, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, उसमें रूल्स ऑफ लॉ भी लिया है, फिर सिंगल सिटीजनशिप लिया है, फिर बाइकैमरल लेजिस्लेशन लिया है, फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है और ऑफिस ऑफ कैग लिया है। फिर से मैं बता देता हूँ, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, फिर रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, बाइकैमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम और ऑफिस ऑफ कैग। उस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA, तो USA से क्या लिया गया है, तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी लिया गया है, उस फिर जुडिशियल रिव्यू लिया गया है, फिर फंडामेंटल राइट्स लिया गया है, फिर रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस एंड प्रियम्बल एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ये सब कहाँ से लिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA से। उसके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा से क्या लिया गया है, तो फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर टू प्रोवाइड रेसिडरी पावर टू द सेंटर और सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी जुडिक्शंस, ये कनाडा से लिया गया है। उसके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, तो आयरलैंड से DPSP, एज वी ऑल नो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन DPSP। उसके बाद मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन इलेक्शन, मेथड ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एंड द नॉमिनेशंस ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा बाय द पार्लियामेंट बाय द प्रेसिडेंट। उसके बाद वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, मतलब जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन है ना जो वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से कहा जाता है, वहाँ से क्या लिया गया है, तो प्रोविजन कंसर्निंग द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, तो आइडिया ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोविजन। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है, तो अमेंडमेंट विथ 2/3 majority in the parliament and election of member of राज्य सभा on the basis of provisional representation। ये कहाँ से लिया गया है, साउथ अफ्रीका से, ठीक है, मतलब प्रेजेंट एंड वोटिंग स्पेशल मेजोरिटी वाला सेक्शन। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस, तो फ्रांस से क्या लिया गया है, तो रिपब्लिक सिस्टम, रिपब्लिकन सिस्टम, प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्मर दैट इज USSR, उससे क्या लिया गया है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज, फिर आइडियल ऑफ जस्टिस इन प्रियम्बल्स। तो आइडियल्स ऑफ जस्टिस इन प्रियम्बल और फंडामेंटल ड्यूटीज ये कहाँ से लिया गया, USSR से। अब चलिए हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट्स और आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले अगर पार्ट 1 में देखते हैं तो पार्ट 1 कितने से कितने आर्टिकल तक है, आर्टिकल 1 to आर्टिकल 4, जिसका सब्जेक्ट क्या है, यूनियन एंड टेरिटरी। फिर पार्ट 2 कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 5 से लेके 11 तक सिटीजनशिप। फिर पार्ट 3 ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। फिर आर्टिकल 12 जो है ना वो क्या कहता है, देखो मतलब यहाँ पे अब डायरेक्ट ना हम लोग फंडामेंटल राइट्स में आ गए हैं। आर्टिकल
आर्टिकल 30 पार्ट 3 ऑफ आर्टिकल 12 से स्टार्ट होता है और 35 तक जाता है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। डिफिनेशन है क्या है इसमें, फंडामेंटल राइट्स का डिफिनेशन। उसके बाद आर्टिकल 13 में क्या है, तो लॉज इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद राइट टू इक्वालिटी, दैट इज आर्टिकल 14, ये क्या कहता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शंस ऑफ लॉ, आर्टिकल 14। उसके बाद आर्टिकल 15, प्रोहिबिशंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ एक्सेट्रा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 6, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद आर्टिकल 17, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। फिर आर्टिकल 18, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। फिर राइट टू फ्रीडम, तो राइट टू फ्रीडम कहाँ से स्टार्ट होगा, दैट इज आर्टिकल 19, तो प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये आर्टिकल 19 कहता है। फिर आर्टिकल 20 क्या कहता है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। फिर आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। फिर आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन। फिर आर्टिकल 22 ये क्या कहता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। फिर राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आर्टिकल 23 और 24 दोनों आएगा। ये क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। फिर आर्टिकल 24, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन में सबसे पहले आएगा हमारा आर्टिकल 25, वो क्या कहता है, तो फ्रीडम ऑफ कंसाइस एंड फ्रीडम प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशंस ऑफ रिलीजन। फिर आर्टिकल 26, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। फिर आर्टिकल 27, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। उसके बाद आर्टिकल 28, फ्रीडम एज द अटेंडेंस एट द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। उसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट हमारा आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 है। ये क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज एंड राइट टू माइनॉरिटीज टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। उसके बाद सेविंग ऑफ सर्टेन लॉ, तो सेविंग ऑफ सर्टेन लॉ में सबसे पहले आएगा आर्टिकल 31A, ये क्या कहता है, सेविंग ऑफ लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स एक्सेट्रा। फिर आर्टिकल 31B, वेरिएशंस ऑफ सर्टेन आर्टिकल्स, एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। फिर आर्टिकल 31AC, ये क्या कहता है, सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल। उसके बाद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, तो राइट टू द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसके द्वारा कहा गया था, BR अम्बेडकर जी के द्वारा। तो आर्टिकल 32 ये क्या कहता है, तो रेमेडीज फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। फिर आर्टिकल 33, पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स conferred by this part in their application of the forces, application to forces। फिर आर्टिकल 35 ये क्या कहता है, restriction on right conferred by this part while martial law is in force in any area। उसके बाद आर्टिकल 35, तो legislation to give effect to the provision of this parts। उसके बाद आर्टिकल, अब हम पार्ट 4 में आ जाएंगे। तो पार्ट 4 हमारा किससे रिलेटेड है, DPSP से, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये एक स्टार्ट करते हैं, आर्टिकल 36 से स्टार्ट होगा, तो इसका डेफिनेशन है इसमें। उसके बाद आर्टिकल 37 में एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल कंटेंट इन दिस पार्ट। फिर आर्टिकल 38, स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। फिर आर्टिकल 39, सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी to be followed by the state। उसके बाद आर्टिकल 39A, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। फिर आर्टिकल 40, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ विलेज पंचायत एक्सेट्रा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 41, ये क्या कहता है, राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। उसके बाद आर्टिकल 42 ये क्या कहता है, ये फिर आर्टिकल 43B ये क्या कहता है, द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट वॉलंटरी formations and autonomous functions, democratic control and professional management of cooperative societies। उसके बाद आर्टिकल 44 ये क्या कहता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ फॉर द सिटीजन, ये इंपॉर्टेंट है ना, आर्टिकल 44 आपको याद रखना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेट करता है। फिर आर्टिकल 45, प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर। फिर आर्टिकल 46, प्रमोशंस ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट of scheduled caste, scheduled tribe and other weaker section। फिर आर्टिकल 47, duty of state to raise the level of nutrition and the standard of living and to improve public health। उसके बाद आर्टिकल 48 ये क्या कहता है, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। देखो
अगर आप डीपीएसपी को भी बांटोगे ना तो 3 पार्ट में बांट लेंगे, ठीक है। आप कमेंट से बताओ तीनों में मतलब कौन सा पार्ट है। एक तो गांधीयन प्रिंसिपल होता है, दूसरा बताओ, तीसरा बताओ मेरे को। ओके, आर्टिकल 48A ये क्या कहता है? प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। उसके आर्टिकल 49 ये क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। फिर आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। और आर्टिकल 51 प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। उसके बाद पार्ट 4A ये क्या है? दैट इज आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। और आर्टिकल 5 ये क्या है? द यूनियन है। तो अब चलो सबसे पहले हम देखते हैं यूनियन का मतलब चैप्टर 1 दैट इज द एग्जीक्यूटिव। तो आर्टिकल 52 ये क्या कहता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 52 यही डिफाइन करता है। उसमें आर्टिकल 53 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। फिर आर्टिकल 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट मतलब इलेक्शन रिगार्डिंग प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है आपको पता है? और ये भी बताओ जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों का क्या इंटरवेंशन रहता है या सिंगल सिर्फ राज्यसभा से ही हो जाएगा? और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वो लोग का भी क्या इसमें कोई पार्ट रहता है क्या? अगर बताओ मेरे को कमेंट्स में, हो सकता है तो। फिर आर्टिकल 61 प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। फिर आर्टिकल 63 द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर आर्टिकल 64 द वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। फिर आर्टिकल 65 द वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज अ प्रेसिडेंट और टू डिस्चार्ज हिज फंक्शन ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसीज। उसके बाद कैजुअल वैकेंसीज इन कहाँ पे? ऑफिस में और ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट। उसके बाद आर्टिकल 66 इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 72 पावर ऑफ, देखो 66 के बाद सीधे हम लोग 72 में, आप ध्यान रखोगे है ना, मैं बताऊंगा क्यों आए हैं। तो पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन एक्सेट्रा एंड टू सस्पेंड रेमिट और कम्यूट सेंटेंस इन सर्टेन केसेस। उसके बाद आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। और आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। तो याद रखोगे आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। उसके बाद कुछ देर में हम लोग एडवोकेट जनरल पढ़ेंगे, तो उसमें मैं आपको फिर से एक बार रिलेट करके बता दूंगा। फिर चैप्टर 2 सबसे पहले हम देखेंगे पार्लियामेंट। तो सबसे पहले इसमें आएगा पार्लियामेंट में आर्टिकल 79 ये क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट। उसके बाद आर्टिकल 80 कॉम्पोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, ये राज्यसभा से रिलेटेड है। फिर आर्टिकल 81 कॉम्पोजिशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल, ये लोकसभा से रिलेटेड है। फिर आर्टिकल 83 ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 84 क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट मतलब कितना क्वालिफिकेशन होना चाहिए फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। फिर आर्टिकल 85 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट दैट इज प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन, ये किनके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है क्या? अब क्या आपको पता है ये? उसके बाद नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 86 द राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू द हाउस। उसके बाद आर्टिकल 87 स्पेशल एड्रेस बाय प्रेसिडेंट। उसके बाद आर्टिकल 88 राइट ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल एज रिस्पेक्ट्स हाउसेस। उसके बाद आर्टिकल 89 द चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। फिर आर्टिकल 90 वेकेशन एंड रेजिग्नेशन ऑफ एंड रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन। फिर आर्टिकल 93 द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। फिर आर्टिकल 94 वेकेशन एंड रेजिग्नेशन ऑफ एंड रिमूवल फॉर द ऑफिस ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर मतलब स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को जब वैकेंट सीट और रेजिग्नेशन से क्या रिलेटेड होना चाहिए और क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होना चाहिए उसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है ना। अब यही बात मुझे बताओ, वैकेशन मतलब सीट वैकेंट है और एब्सेंट दोनों में क्या अंतर है? क्या बता सकते हो मेरे को? उसके बाद आर्टिकल 95 तो पावर ऑफ डेप्यूटी स्पीकर और अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ और टू एक्ट एज अ स्पीकर, कब? एब्सेंट में करेंगे या फिर वैकेंट में कब करेंगे? बताओ दोनों में से कौन सा टाइम में डेप्यूटी स्पीकर या फिर अदर पर्सन एज एन स्पीकर का काम करेंगे? उसके बाद आर्टिकल 98 सेक्रेटरी ऑफ पार्लियामेंट, सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट। फिर आर्टिकल 99 ओथ और अफर्मेशन बाय मेंबर्स। फिर आर्टिकल 100 वोटिंग इन हाउस, पावर ऑफ हाउसेस टू एक्ट नॉटविथस्टैंडिंग वैकेंसीज एंड कोरम्स। फिर आर्टिकल 105 पावर्स privileges etc. of the houses of parliament and of the member and committee thereof. फिर आर्टिकल 106 salaries and allowances of the member. फिर आर्टिकल 107 provisions as to introduce and passing of bills. फिर आर्टिकल 108 joint sitting of both the houses in certain cases. फिर आर्टिकल 109 special provision in respect to money bill. फिर आर्टिकल 110 definition of money bill. फिर आर्टिकल 111 assent to the bills. फिर आर्टिकल 112
annual financial statement, that is budget. Article 113, procedure in the parliament with respect to estimate. Article 114, appropriation of bills. Article 115, supplementary, additional or excess grants. Article 116, vote on account, vote on credit and exceptional grants. उसके बाद आर्टिकल 117, स्पेशल प्रोविजन एज टू फाइनेंशियल बिल. उसके बाद आर्टिकल 118, रूल्स ऑफ प्रोसीजर. फिर आर्टिकल 119, रेगुलेशंस बाय लॉ ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट इन रिलेशन टू फाइनेंशियल बिजनेसेस. फिर आर्टिकल 120, लैंग्वेज टू बी यूज इन द पार्लियामेंट. आर्टिकल 121, रेस्ट्रिक्शंस ऑन डिस्कशंस इन पार्लियामेंट. आर्टिकल 122, कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर इनटू द प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट. उसके बाद चैप्टर 3 हम चले जाते हैं. ये क्या कहता है? चैप्टर 3 किससे रिलेटेड है? तो लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट से. तो प्रेसिडेंट का लेजिस्लेटिव पावर सबसे पहले कौन सा आर्टिकल में आएगा? तो आर्टिकल 123 में, जिसमें क्या कहता है? ये पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बताता है. टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ पार्लियामेंट. मतलब जब रिसेस चल रहा है तो पावर ऑफ ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर प्रेसिडेंट का किस तरह है उसके बारे में बताया जा रहा है. ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 4, दैट इज यूनियन जुडिशरी. तो ये आर्टिकल 124 डील करता है. ये क्या बोलता है? स्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. उसके बाद आर्टिकल 125 सैलरीज एक्सेट्रा ऑफ जजेस बताता है. फिर आर्टिकल 126 ये अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस इन द सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताता है. फिर आर्टिकल 127 अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जज इन द सुप्रीम कोर्ट. और आर्टिकल 128 अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जज एट सिटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ओके, उसके बारे में ये बताता है. उसके बाद नेक्स्ट हम जाएंगे आर्टिकल 129, ये सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, इसके बारे में बोलता है. उसके बाद आर्टिकल 130 सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट. आर्टिकल 131 ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. फिर आर्टिकल 132 एपेलेट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अपील्स फॉर हाई कोर्ट इन सर्टेन केसेस. आर्टिकल 133 एपेलेट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अपील्स from High Court in regards to civil matters. फिर आर्टिकल 134 appellate jurisdiction of Supreme Court in regards to criminal matters. फिर आर्टिकल 134A certificate for the appeal to Supreme Court. और आर्टिकल 135 ये jurisdictions and power of federal court under existing law to be exercisable by the Supreme Court. फिर आर्टिकल 136 special leave to appeal by Supreme Court. और आर्टिकल 137 review of judgments और orders by the Supreme Court. और आर्टिकल 138 enlargement of the jurisdictions of Supreme Court. और आर्टिकल 141 law declared by Supreme Court to be बाइंडिंग टू ऑल द कोर्ट. मतलब जो भी सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेंगे वो बाइंडिंग रहेगा सारे कोर्ट में. उसके बाद आर्टिकल 143 तो पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 143 बताता है. ठीक है. और आर्टिकल 144 सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटी टू एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज लोकपाल. तो लोकपाल क्या है? तो इट इज़ अ प्रपोज्ड ऑम्बड्समैन इन इंडिया. मतलब इट इज़ अ जुरिडिक्शन ओवर ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, द प्राइम मिनिस्टर विथ सर्टेन एक्सेप्शन और मिनिस्टर एंड ऑल सिविल सर्वेंट एक्सेट्रा इन केस ऑफ करप्शन. फिर लोकपाल इज एम्पावर्ड टू सैंक्शन प्रोसिक्यूशन. उसमें अमेंडमेंट देखा जाए तो द अमेंडेड लोकपाल एंड लोकायुक्त बिल 2011 क्या कहता है? वॉज पास्ड ऑन द राज्यसभा एंड लोकसभा ऑन 17 एंड 18 दिसंबर 2013 रिस्पेक्टिवली. समाजवादी पार्टी अपोज द बिल. किसको? लोकपाल बिल को समाजवादी पार्टी ने अपोज भी किया था. उसके बाद सेक्शन ऑफ लोकपाल विल बी हेल्ड बाय कमिटी कंप्राइजिंग द पीएम, द लोकसभा स्पीकर, द लीडर ऑफ ओपोजिशन इन लोकसभा एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. और लोकपाल इज टू हैव चेयरपर्सन एंड मैक्सिमम 8 मेंबर दैट इज 50% of the judicial member and at least 50% member to be inform the SC, ST या फिर वुमेन या माइनॉरिटीज. मतलब कम से कम 50% कहाँ रहना चाहिए? 50% ऑफ देम जुडिशियल मेंबर एंड 50% ऑफ देम मेंबर टू बी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वुमेन और माइनॉरिटीज.